हेलो दोस्तों, अभी हम हैं अकोला डिस्ट्रिक्ट बार में और अभी हम बातचीत करेंगे एडवोकेट सत्यनारायण जोशी सर से। इनकी 36 इयर्स की प्रैक्टिस है यहाँ पे। तो सर से जानेंगे कि ये जो 36 साल सर के है उसकी जर्नी क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई। तो सर पहले तो आपका धन्यवाद कि एज ए सीनियर होने के नाते भी आपने हमें टाइम दिया। ये बताइए कि सर आपने 36 इयर्स पहले जब प्रैक्टिस शुरू की तो आपने पढ़ाई कहाँ की और कैसे आपका प्रवास हुआ आज तक। नमस्कार। हमूराबी टेबलेट और उनका यूट्यूब चैनल, इसका अकोला बार एसोसिएशन और मेरे व्यक्तिगत माध्यम से मैं अभिनंदन करता हूं। और जो आपने इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके इस पेरेंटिंग एडवोकेट्स की संकल्पना को ईश्वर और ऊंचा करे और हम जैसे जिनके 35 साल हो गए उनको शायद कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जूनियर्स के 4-5 साल की जो कठिनाइयां हैं उसे पहचान कर आपने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसके लिए आपकी पूरी टीम का अभिनंदन। थैंक यू सर। अब व्यक्तिगत विषय ऐसा है कि अकोला में एक सीताबाई आर्ट्स कॉलेज करके एक कॉलेज है जिसमें एक लॉ सेक्शन था। तब अकोला में इंडिपेंडेंट लॉ कॉलेज नहीं था। ओके। उसमें 1983 में मैंने लॉ में एडमिशन ली। 1986 में मैंने मेरा लॉ कंप्लीट किया। मैं ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, बट एवरेज पासिंग मैं करता था। मेरा विधि क्षेत्र में आने का शुरुआत से ही एक मन बना था, क्योंकि एक मराठी की कहावत है, एक कविता की पंक्ति है, भाग्य लाभले आम्हा आम्ही बोलतो मराठी। उसी संदर्भ में मुझे ऐसा बोलना है कि भाग्य लाभले आम्हा आम्ही करतो वकिली। वाह वाह वाह। 1986 में मैंने LLB पास किया और 1986 में पास करने के बाद हमारे यहाँ के एक प्रसिद्ध फौजदारी अधिवक्ता है जो मेरे पेरेंटिंग में भी थे, मोती सिंह जी मोहता। उन मोती सिंह जी मोहता के कार्यालय में मैं 10 मई 1986 को ज्वाइन हुआ। ओके। तब से करीब करीब मैं उनके कार्यालय में 2.5 से पौने 3 साल तक के मैंने जूनियरशिप की। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 35-36 साल के वकीली के लाइफ का सबसे बड़ा सुवर्ण काल वो था। उसका कारण ऐसा है कि हमारे जो सीनियर है मोती सिंह जी मोहता साहब, जो अभी बार काउंसिल के मेंबर हैं और माजी अध्यक्ष है बार काउंसिल का, उनका ये 3रा टेन्योर है। और सोशली वो राजनीति में भी है, यहाँ की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसमें भी है। तो उसके कारण सर का जो एक सोशल टच था एडवोकेसी के साथ में, वो भी हमको मिला। और वकीली में तो उनका मार्गदर्शन अफलातून था ही। उनके ही कारण आज हम जहाँ पे भी खड़े हैं सिर्फ उनके प्रेरणा से ही खड़े। ओके। सर आपके प्रैक्टिस के बारे में, मतलब ये कुछ सिविल क्रिमिनल आप क्या करते हो उसके बारे में थोड़ा बताइए। 1986 में मैंने सर का ऑफिस ज्वाइन करने के बाद में करीब करीब 3 साल तक के, पौने 3 साल तक के मैं जूनियर था। फिर 1989 में मैंने इंडिपेंडेंट ऑफिस शुरू किया। इंडिपेंडेंट ऑफिस में मैं एक जॉइंट वेंचर में एंटर हुआ। वो जॉइंट वेंचर है, मेरे पार्टनर आर्यम चांडक, वो मूर्तियापुर से थे। हमने दोनों ने हमारा ऑफिस यहाँ पे शुरू किया और हमारा जो शुरुआत का प्रवास था वो, मैं क्रिमिनल से ऑफिस से था इसलिए मैं क्रिमिनल का काम प्रिंसिपली करता था। आर्यम चांडक साहब सिविल का काम करते थे, लेबर का काम करते थे। फिर बाद में ऑफिस डेवलप होते होते गया तो हमारे पास में सभी प्रकार के काम, सिविल, क्रिमिनल, लेबर, चैरिटी, रेवेन्यू, सारे साइड के काम आने लग गए। फिर धीरे धीरे हम नागपुर जाते थे,
नागपुर हमारा हाईकोर्ट, मुंबई बेंच का नागपुर बेंच है, वहाँ का भी हम काम करते थे। लगभग जिले में सभी जगह, यानी अकोला जिला हो गया, अमरावती जिला हो गया, बुल्ढाना, वाशिम, यहाँ सभी जिले में हम लोग जाते हैं और सभी प्रकार के काम करते हैं। वास्तव में इस प्रोफेशन में जो एक समाधान की बात मेरे समझ में आई, वो ऐसी आई कि हम जब किसी का काम करते हैं तो शायद सिर्फ वकीली पेशा ही ऐसा पेशा है जिसे परकाया प्रवेश का वरदान मिला है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि किसी के जो दुख है, वो दुखों को आप उसकी भाषा में समझकर, वो दुख, वो तकलीफ आप किसी तीसरे को अगर समझाना चाहते हो तो आपको उसके शरीर में प्रवेश करने के बजाय उसके मन में प्रवेश करके उसकी बात समझ लेना चाहिए और उसकी समझ के दूसरे को समझा के उससे न्याय मिला के उस आदमी के चेहरे पर अगर हंसी की एक रेखा हम देख लेते हैं तो फीस अपार्ट, वो तो जीवन है, मिलनी ही है, लेकिन जब उसके चेहरे पे कोई हंसी देख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सबसे बड़ी फीस होती है। और मेरे 36 साल के वकीली में ये मेरा अनुभव रहा है कि ऐसे हंसी के क्षण मुझे बहुत मिले। विशेष रूप से अगर कुछ केसेस का संदर्भ देना हो तो मेरे ध्यान में एक ऐसी केस है कि हमारे यहाँ एक एरिया है, उस एरिया में एक कूड़े पर एक बच्चा पड़ा मिला जो मुश्किल से 2 या 3 दिन का था। किसी को रोने की आवाज आई, वो बच्चे को तो वो देखा वहाँ बच्चा है, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इवन वो बच्चे के शरीर पे का जो जन्म के समय का मटेरियल था वो भी नहीं निकला था। ऐसे परिस्थिति में जब समाचार मिले तो सोशल लाइफ में रहते हैं तो पता चला, फिर हमारे आमदार वगैरह सब जमा हुए और एक परिवार ने वो बच्चे को अपने पास में रख लिया। अब लीगली वो बच्चे को वो परिवार रख नहीं सकता था क्योंकि उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, वो सारी बातें हैं। तो वो परिवार से वो बच्चे का जो अटैचमेंट डेवलप हुआ था, फिर वो बच्चे को उसी परिवार ने अडॉप्शन में लेना है ऐसा सोचा था। टेक्निकली सेक्शन 9 के हिसाब से एडॉप्शन की एक जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबी है, लेकिन वो उसमें आखिरी में एक सेल्फ एडॉप्शन नाम का शब्द है। तब हमारे यहाँ पे गायकवाड़ करके सेशन जज थे, लेडी थे, वो मेरे को फर्स्ट नेम उनका याद नहीं आ रहा, लेकिन वो फर्स्ट नेम उनका याद नहीं आ रहा, प्रमिला गायकवाड़ या समवॉट, हाँ, शालिनी ताई गायकवाड़, बहुत ही सीजन लेडी जज। तो उनके सामने हमने परमिशन का एप्लीकेशन किया कि भाई ये बच्चा है, ऐसा ऐसा मिला है हमारे पास में, इसका कोई वेयर अबाउट्स नहीं है, इसके माँ बाप का हमको पता नहीं है, ये बच्चा पुलिस वालों ने हमने रिक्वेस्ट करके ये परिवार में दिया है, ये परिवार वालों को बच्चा नहीं है, इसलिए इस बच्चे को ये परिवार को एडॉप्शन में लेने के लिए कोर्ट से परमिशन दो। मुझे बताते हुए बहुत आनंद होता है कि उस बच्चे के लिए आदरणीय शालिनी ताई गायकवाड़ जी ने एक ऑर्डर पास की और ऑर्डर पास करके सेल्फ एडॉप्शन का परमिशन देकर उस बच्चे को एडॉप्शन किया। और लीगली वो बच्ची की माँ के चेहरे की जो खुशी थी, तब जो शायद पैदा करके जिस माँ ने डाल दिया उसको जितना दुख हुआ होगा, उससे ज्यादा बड़ी खुशी जब इस बाई के चेहरे पे मैंने देखी, मैं नाम नहीं बता सकता आपके सामने, जब मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी 20-25 साल की वकीली का ये फलीभूत रूप है। काफी किस्से बता सकते हैं, उसमें पूरा इंटरव्यू चला जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चेहरा है आज भी कभी कभी सामने आता है तो मुझे मेरे इस पेशे का समाधान देके जाता है। सर इसी तरह से ये तो निजी किस्से है, एक जो कोर्ट में कोई ऐसे किस्से हुए? ऐसा है 1986 से अभी तक के 35 साल में, और रोज काम करते हैं, बहुत कम ऐसे दिन हैं कि जब हम काम नहीं कर सकते, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है, कोई कर जाता, लेकिन हमने जे.एच. भाटिया साहब के सामने काम किया है। जे.एच. भाटिया साहब का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैंने उनके सामने एक सेशन ट्रायल चलाई। वैसे वो सेशन ट्रायल थी स्टेट वर्सेस सुरेश। वो सेशन ट्रायल में एक प्रश्न पे मेरी और भाटिया साहब की
थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हो गए। एक ओमिशन के बारे में कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हो गए, थोड़ा सा हॉट टॉक हो गया, साहब ने ऊपर से कुछ बोला, मैंने नीचे से कुछ बोला। वो हॉट टॉक के बाद जैसे 11 से 2 बजे तक के वो हुआ, 3 बजे जब मैं फिर से कोर्ट में गया तो वी आर टेंडरिंग, आई एम टेंडरिंग अपॉलॉजी एंड कोर्ट इज सेइंग नो मिस्टर जोशी यू आर राइट। दैट वाज द एक्सीलेंट मोमेंट इन माय लाइफ। और बाद में फिर जब जज भाटिया साहब, जस्टिस भाटिया हाई कोर्ट में एलिवेट हुए और अकोला आए थे, तो उन्होंने वो किस्सा याद करके बताया था कि ऐसा होता है। दूसरे एक किस्सा मुझे याद आता है, हमारे एक सीनियर थे बाला साहेब विस्पुते। वो बाला साहब विस्पुते बहुत ही यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। उन्होंने एक हमारे यहाँ की बहुत फेमस केस थी, ढगे और भिरड़ काउंटर केस थी। एक मर्डर हो गया था, एक 307 हो गया था। वन पार्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय बाला साहेब विस्पुते। तो बाला साहब विस्पुते ने उस मैटर को जैसे चलाया था, वो मैटर चला था, मुझे याद आता है पीएल जोशी सर के सामने। जज थे वो, सेशन जज पीएल जोशी सर ने वो जजमेंट में बाला साहब ने मैटर में कितना एक्सीलेंटली चलाया, इसके लिए 2 पैराग्राफ लिखे थे। ओहो। और उसमें उन्होंने ये बोला था कि ऐसे मैटर में इस एक्सीलेंटली मैटर को चलाकर उस मैटर में रिजल्ट अपार्ट, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन मिला, बाला साहब तो खैर बहुत बड़े आदमी थे, उनको देखने के बाद में हमको भी वो लेसन मिला कि हाउ कोर्ट और जजेस और वकीलों ने कैसे संबंध मेंटेन करने चाहिए, मैटर चलाते वक्त मैटर में कितना इन्वॉल्व होना चाहिए और मैटर से कितना बाहर रहना चाहिए। बाला साहब विस्पुते ने वो लेसन हमको उस मैटर में दिया। सर वैसे तो आपके पास अनगिनत किस्से हैं, बट एज ए सीनियर आपको ये मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जूनियर लॉयर के लिए आपका क्या मैसेज क्या है उनके लिए? मैसेज देने के इतना बड़ा मैं शायद नहीं हूँ, लेकिन हम यानी व्यक्तिगत रूप से मैं अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद करके एक संस्था है, उसका अभी मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और जूनियर लॉयर्स के लिए हम स्टडी सर्कल चलाते हैं, जूनियर लॉयर्स के ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग इन द सेंस, जब जूनियर लॉयर्स आते हैं और उनको एग्जाम्स वगैरह देने को जाता है तो उनकी क्लासेस अरेंज करते हैं। हमारी प्रांत की कार्यकारिणी है, राष्ट्र की कार्यकारिणी है, उनके माध्यम से हम ये बोलते हैं कि मुझे एक बात याद आती है स्वामी विवेकानंद की इस विषय पे, जो स्वामी जी ने तब बोली थी, लेकिन आज वो अभी जूनियर लोगों के लिए बहुत ही काम की बात है। वो ऐसी है, उन्होंने ये बोला था, बिल्ड द कैरेक्टर फर्स्ट। इफ यू बिल्ड द कैरेक्टर, नॉलेज विल कम टू यू। एज सुन एज नॉलेज विल कम टू यू, यू बिकम सोशल फंक्शनल पर्सनैलिटी एंड दैट विल बी योर गोल फॉर योर नेशन। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर लॉयर्स ने पैसा इस प्रोफेशन में मिलना ही मिलना है, लेकिन पहले पैसे के पहले अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलप करते वक्त पर्सनैलिटी में आपकी एक्टिविटीज़ में आपका एटीट्यूड आता है, आपका नॉलेज आता है, आपका रिलेशन डेवलपमेंट आता है, और अल्टीमेटली आप जो अपनी इमेज डेवलप करते हैं वो सोसाइटी के लिए कैसे काम में आ सकती है, इसमें कन्वर्ट होता है। जोशी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छे किस्से सुनाए और एट द सेम टाइम वेरी वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस जो आपने जूनियर के लिए दिया है। तो हम आपके सर बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने आपका समय दिया हमारे लिए। थैंक यू।